जय हिंद सभी को। चलिए हम लोग आज अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग लास्ट टर्न पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में। तो उसमें उत्तर प्रदेश की जलवायु के विषय को समझाने के पहले कुछ बेसिक टर्म हमने समझाए थे। उम्मीद है आप सबको समझ में आए होंगे। और अगर वो पहला वीडियो उत्तर प्रदेश की जलवायु का नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। इससे चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी और क्लियर हो जाने के साथ साथ आपको रटना नहीं पड़ेगा किसी भी चीज को, यानी उत्तर प्रदेश की जलवायु को या भारत की जलवायु को रटना नहीं पड़ेगा। ये सारी चीजें आपकी अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। तो उसी क्लास को आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू करने के साथ साथ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे या आप किसी पिछले वीडियो को देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। तो नीचे लिंक पे जा करके, इसी वीडियो के नीचे सारे लिंक दिए गए, तो आप वहां से जा करके देख सकते हो। करंट अफेयर से रिलेटेड, डे और थीम से रिलेटेड और यूपी स्पेशल से रिलेटेड सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे, या आप प्लेलिस्ट पे जा करके वहां से भी देख सकते हो। अगर आपको क्लास अच्छी लग जाए तो आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इस वीडियो का लिंक जरूर लगा दीजिएगा, तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा और अपना जो ग्रुप है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और पढ़ने में और पढ़ाने में भी आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलिए आज हम लोग सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग सीख रहे थे, यानी सीखने का मतलब है रटना नहीं है, चीजों को सीखना। तो लास्ट टर्न हम लोग पहुंच गए थे कि सूर्य की 3 स्थितियां होंगी, इस संबंध में हम लोग बात कर रहे थे। तो सूर्य की 3 स्थितियों के संबंध में हमने बताया कि सूर्य की 3 स्थितियां, जैसे कि एक स्थिति तो वो होगी जब सूर्य आपका 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा पर लंबवत हो जाएगा। एक स्थिति वो हो गई थी। एक स्थिति ये बनेगी कि सूर्य आपका कर्क रेखा पर लंबवत हो जाएगा। ये दूसरी स्थिति बनी थी कि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत हो। और तीसरी स्थिति की बात हुई थी कि जब सूर्य आपका मकर रेखा पर लंबवत हो, यानी कि मकर रेखा पर लंबवत होकर के चमकेगा। यहाँ पर भूमध्य रेखा पर यह स्थिति 2 बार आएगी, क्योंकि हमने बताया एक बार सूर्य की स्थिति उत्तर से दक्षिण की ओर जाते समय होगी और एक बार स्थिति दक्षिण से उत्तर आते समय होगी। तो यहाँ पर सूर्य कितनी बार आएगा? 2 बार। वो 2 डेट कौन कौन सी हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर, ये वो 2 डेटें हैं जहां पर सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। और जब भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है तो उत्तरी गोलार्ध में सभी देशों में दिन रात और दक्षिणी गोलार्ध के सभी देशों में दिन रात बराबर हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य की स्थिति इस समय कहाँ पर होती है? तो सूर्य की स्थिति इस समय भूमध्य रेखा पर लंबवत होती है। अगर कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा, तो हमें भी पढ़ाने में और अच्छा लगेगा। तो यहाँ से हम लोग 3 स्थितियों के संबंध में बात कर रहे थे। कर्क रेखा पर लंबवत होगा तो ये डेट थी आपकी 21 जून। और तीसरी स्थिति की जिसकी बात हुई थी वो थी आपकी मकर रेखा पर लंबवत होगा, तो ये डेट थी 22 दिसंबर। तो यहाँ से इतनी बात हम लोग सीख चुके थे, अब आगे सीखते हैं। तो ये सारी चीजें अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सूर्य की सबसे ज्यादा स्थिति कहाँ पर हो रही है? भूमध्य रेखा पर। अगर सूर्य भूमध्य रेखा पर ज्यादा लंबे समय तक टिकेगा या ज्यादा लंबे समय तक रुकेगा तो यहाँ पर क्या स्थिति उत्पन्न होगी, जरा देखिएगा। देखिए ये जो बेल्ट होगी जिसकी हमने बात करी थी 0 से 30 डिग्री की, तो 0 से 30 डिग्री तक हम लोगों ने पढ़ा था कि 0 से 30 डिग्री तक का जो क्षेत्र होगा वो प्रभाव में आ जाता है इस मध्य स्थिति के। 0 से 30 का मतलब यहाँ तक और यहाँ तक, ये आपका प्रभाव में रहेगा। कैसे स्थितियां चेंज होगी थोड़ा सा समझिएगा। ये जो क्षेत्र आपका होगा ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्यों कहा जाता है? हमने कहा था कि क्लास मेरी जब भी लीजिएगा तो एक मैप जरूर लेकर के रखिएगा और साथ में लेकर के बैठिएगा। वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप और यूपी स्पेशल के लिए यूपी का मैप। तो यहाँ पर आपका जो ये क्षेत्र होगा इसमें उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, आपने भी रट लिया और किताबों में भी लिख दिया गया कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है। तो ये क्षेत्र क्यों है ऐसा वो बता रहा है। देखिए सूर्य सबसे ज्यादा लंबे समय तक यहीं पर रहेगा। तो जब सूर्य सबसे ज्यादा लंबे समय तक, क्योंकि 2 बार आएगा
तो यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा की अपेक्षा उसकी स्थिति लंबवत ज्यादा किस पर होगी, भूमध्य रेखा पर। अब सूर्य अगर यहाँ पर ज्यादा रहेगा तो सूर्य का मतलब सीधी सी बात है क्या होगा, वहां पर क्षेत्र कैसा रहेगा, गर्म रहेगा। दूसरी दूसरी बात कि आपने देखा कि पृथ्वी पर जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है इसके आसपास का स्थल भाग कम है, यहाँ पर जलीय भाग ज्यादा है। यानी जलीय भाग ज्यादा होने के कारण जलीय भाग भी ज्यादा और गर्मी भी ज्यादा। तो सीधी सी बात है जहां पर गर्म और ठंडा यानी पानी वाला भाग दोनों होंगे तो वहां पर गर्म और ठंडा मिल करके क्या क्रिएट कर देंगे, वो क्रिएट कर देंगे उष्णता, यानी कि जिसको हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो ह्यूमिडिटी क्रिएट हो जाएगी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या रख दिया गया, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यानी जहां पर उमस ज्यादा हो या जहां पर आर्द्रता ह्यूमिडिटी ज्यादा हो। ह्यूमिडिटी कब ज्यादा होगी, जब वहां पर ताप भी है और जल भी है, यानी ताप गर्म और ठंडा जब दोनों होंगे तो ह्यूमिडिटी क्रिएट हो जाती है। इसलिए ये क्षेत्र आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाता है। अब बात आती है कि क्या 30 डिग्री के अंदर आपका भारत आता है? बिल्कुल आता है, क्योंकि कर्क रेखा आपके भारत से ही तो होकर के गुजरती है। कर्क रेखा जब भारत से होकर के गुजरेगी, एक छोटा सा हम आपको यहाँ पर मैप में समझा दें। देखिए अगर ये भारत की स्थिति मान ली जाए, देखिए यहां से ये कर्क रेखा जा रही, तो कर्क रेखा ये जा रही तो ये कितनी होती है, 23.5 डिग्री होती है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। तो 30 डिग्री इसके थोड़ा ऊपर होगा। तो 30 डिग्री से जितना भी नीचे का क्षेत्र आएगा ये किसके अंतर्गत आएगा, उष्ण के अंतर्गत आएगा। और इसके ऊपर का जो क्षेत्र आएगा ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये उपोष्ण के अंतर्गत आएगा। जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये भी पूरे कटिबंध भी देखे जाएंगे कि उष्ण और इसके बाद क्या आएगा, उपोष्ण। तो यहाँ पर जब आप देखोगे 30 के ऊपर जब चलोगे तो यहाँ पर बन जाएगा उप उष्ण। उप क्योंकि पूरी तरीके से उष्ण तो यहाँ है, तो ऊपर क्या बनेगा, उपोष्ण। और नीचे 30 के बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, उपोष्ण बनेगा। तो यहाँ से जब भारत की स्थिति देखी जाए तो भारत की स्थिति 30 डिग्री से ऊपर की जो है, यानी लगभग मान सकते हो कि आप 40% स्थिति या 30% जो स्थिति बनती है जाके वो उपोष्ण में बनती है, और लगभग 70% स्थिति जो बनती है वो उष्ण में बनती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बात कि भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु ज्यादा भाग उष्ण कटिबंधीय का, इसलिए बोल सकते हैं हम लोग कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, क्योंकि यहाँ परिवर्तन होता रहता है। तो दूसरी बात, अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की स्थिति लगभग यहाँ पर आ जाती है, इस जगह पर यहाँ पर आती है। तो उत्तर प्रदेश की भी जो स्थिति है वो बहुतायत रूप में उत्तर प्रदेश की, क्योंकि हिमालय का तलछटी क्षेत्र है, तो बादल जो आएंगे वो हिमालय से टकराते हैं और यहाँ बारिश करते हैं। तो यहाँ की जो जलवायु का उष्ण का प्रभाव है वो यहाँ तक देखा जाता है, यानी उत्तर प्रदेश तक आपका देखा जाता है। तो अगला क्वेश्चन बनेगा उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो उत्तर प्रदेश की भी जलवायु कैसी होगी, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब यहां पर एक टर्म यूज होता है बार बार, एक टर्म आता है आपका लिख करके जलवायु, और एक टर्म लिखा होता है मानसून। इन दोनों में जरा अंतर देख लेते हैं, इन दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए जलवायु को इंग्लिश में लिखा जाता है क्लाइमेट, मानसून को लिखा जाता है वेदर। अंतर स्पष्ट है कि मानसून और जलवायु का मुख्य अंतर क्या है, तो याद रखिएगा जो जलवायु है ये वायुमंडल में दीर्घकालीन होने वाले परिवर्तन का कारण होता है। यानी जो वायुमंडल में दीर्घकाल यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए जो चेंजमेंट होते हैं या जो लंबे समय में बदलाव होते हैं, जैसे आपकी 3 मुख्य रूप से आपके यहाँ जलवायु पाई जाती है। वर्षा यानी ऋतुओं के रूप में जानते हैं आप उनको, जैसे वर्षा ऋतु,
शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये जलवायु के अंतर। लेकिन जो डे बाय डे चेंज होते हैं, यानी कि बहुत कम अंतराल में चीजें बदलती हैं, यानी वायुमंडल में बदलाव देखे जाते हैं, उनको मानसून कहा जाता है। यानी जो क्षण यानी कि कुछ समय में ही बदल जाए, लंबे समय में बदलेगा तो जलवायु होगा, और कुछ समय में बदल जाएगा तो वो मानसून होगा। तो ये इन दोनों का अंतर याद रखिएगा। तो यहाँ से उष्णकटिबंधीय का टर्म आप लोगों को उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसी टॉपिक को आगे लेते हैं। देखिए, बताने के लिए, सीखने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन कम शब्दों में हम चीजों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ में भी आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आज जो स्पेशली हम लोगों को समझना है वो पेटियों के बारे में समझना है। इसके बाद एक वीडियो और डालेंगे, तो उसमें आप उत्तर प्रदेश की पूरी ऋतुएं समझ जाएंगे। और जो सीखने वाली बात है वो यहाँ से आप सीखोगे, चीजें रटोगे नहीं। अगर सोते हुए भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताओगे। अब यहाँ पर हम लोग 3 स्थितियों को लेकर के बात करने वाले हैं। पहली स्थिति दी गई कि जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत हो, वो डेट होगी 21 मार्च और 23 सितंबर। दूसरी स्थिति दी गई कर्क रेखा पर लंबवत हो, और तीसरी स्थिति दी गई जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत हो। ये 3 स्थितियां होंगी, लेकिन इन 3 स्थितियों का प्रभाव क्या आपके उत्तर प्रदेश पे पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि भारत पे प्रभाव पड़ता है तो उत्तर प्रदेश पे भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए अब हमें इन चीजों यानी इन तीनों को समझना है। आज हम लोगों का मुख्य जो टॉपिक या विषय वस्तु होगी वो हम लोगों का ये टॉपिक होगा। इसको समझना होगा आपको, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी का भी एक पार्ट है। देखिए, समझते हैं। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होगा, अब जब भूमध्य रेखा पर लंबवत होगा मतलब सूर्य की स्थिति कहां पर होगी? इस जगह पर। और सूर्य भूमध्य रेखा पर जब लंबवत हो गया, तो लंबवत हो जाने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ का जो क्षेत्र होगा, यानी जो आपकी भूमध्य रेखा से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ का जो एरिया होगा, यहाँ पर एक क्षेत्र क्रिएट, क्योंकि यहाँ पर सूर्य क्या है? सूर्य लंबवत है। तो यहाँ पर एक बेल्ट के रूप में क्रिएशन, यानी एक पेटी के रूप में बन जाती। अब ये जो पेटी के रूप में निर्मित होती है, आप लोग हमेशा जानते हो कि ताप और दाब का अपना व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, क्योंकि जहां पर ताप ज्यादा होगा वहां पर दाब कम होगा। इसलिए हम लोग ध्यान रखेंगे कि जहां पर भी सूर्य होगा वहां टेम्परेचर लो हो जाएगा, और जहां पर सूर्य नहीं होगा वहां टेम्परेचर हाई हो जाए। जहां पर सूर्य होगा वहां टेम्परेचर हाई होगा, और जहां पर सूर्य नहीं होगा वहां पर टेम्परेचर आपका क्या होगा? लो होगा। ये आप लोग खुद व्यवहारिक रूप से भी जानते। अब सूर्य की स्थिति यहां पर लंबवत हो गई। जब सूर्य की स्थिति यहां पर लंबवत हो गई, तो यहां पर सबसे पहली बात कि टेम्परेचर क्या होगा? तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि दाब कम हो जाएगा। तो यहां पर जो पेटी क्रिएट होगी या यहां पर जो बेल्ट एक क्रिएट होगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्योंकि भूमध्य रेखा के पास है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे भूमध्य रेखी, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास भूमध्य रेखी। निम्न, निम्न का क्या निम्न? तो वायुदाब निम्न। क्यों? हमने बताया ना, यहाँ पर वायुदाब क्या हो जाएगा? निम्न हो जाए, टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो निम्न वायुदाब पेटी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो प्रेशर लो कर देगा। तो यहाँ पर जो बेल्ट बनेगी ये होगी भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी। अब भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। अब जब भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी यहाँ पर क्रिएट हो गई, तो इसके ऊपर और नीचे की स्थिति क्या होगी? यहां पर और यहां पर दोनों जगह पर, पहली बात तो 30 डिग्री के आसपास है, तो ये क्षेत्र किसके अंतर्गत जोड़ा जाएगा? हमने बताया उष्ण के ऊपर का भाग उपोष्ण, लेकिन इसके आगे एक वर्ड लगेगा क्या? कटिबंध। लेकिन अब जब सूर्य यहां पर है तो यहां पर प्रेशर क्या होगा? तो यहां पर प्रेशर
ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। उच्च वायुदाब पेटी होगी है, क्योंकि प्रेशर हाई होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या होगा, हाई। यहाँ पर भी क्या होगा, तो यहाँ पर भी प्रेशर ज्यादा होगा, तो इसको भी क्या बोलेंगे, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा, इतनी बात समझ में आ गई सबको? उम्मीद है समझ में आ गया होगा, हम बहुत सरल शब्दों में चीजों को समझा रहे हैं। अब आगे देखते हैं, जब यहाँ प्रेशर लो है, टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ प्रेशर हाई है, यहाँ प्रेशर हाई है, क्योंकि ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी है और ये भी उच्च वायुदाब पेटी है, लेकिन बीच में निम्न वायुदाब पेटी। एक कॉन्सेप्ट जो हमेशा चलता है कि जो हवाएं होती हैं, जितनी भी हवाएं हैं या जितनी भी आपकी पवनें हैं, ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो अब जरा हमें एक बात बताइएगा कि ये क्षेत्र आपका क्या हो गया, निम्न वायुदाब क्षेत्र, ये उच्च वायुदाब क्षेत्र, ये उच्च वायुदाब क्षेत्र। तो जितनी भी हवाएं इधर होंगी, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध की ओर होंगी, 30 डिग्री के आसपास के या उसके थोड़ा सा आगे तक की, और जितनी भी हवाएं ऊपर की ओर होंगी, वो सब हवाएं, उच्च वायुदाब यहाँ है, उच्च वायुदाब यहाँ है, तो ये हवाएं किधर की ओर अपना दबाव बनाना शुरू करेंगी, तो ये हवाएं दोनों ओर से बीच में यानी भूमध्य रेखा की ओर आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि पृथ्वी पे गति होती है, पृथ्वी पे अपनी परिभ्रमण गति है, परिक्रमण गति भी है, इन गतियों के कारण इन हवाओं में थोड़ा सा घुमाव आ जाता है। घुमाव आ जाने के कारण जब आप देखोगे तो ये हवाएं जो हैं वो आपकी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने लग जाएंगे। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जब ये हवाएं चलना शुरू कर देंगी, यानी ये उच्च वायुदाब क्षेत्र और ये निम्न वायुदाब क्षेत्र, तो यहाँ से यहाँ के लिए यानी नीचे के लिए ये हवाएं चलने लगे। इधर से भी क्या होगा, तो इधर भी आपका हाई प्रेशर है, तो ये किधर की ओर चलने लगेंगी, ये निम्न वायुदाब की ओर चलने लग जाएंगे। यहाँ पर जब ये हवाएं बीच में आती हैं, तो बीच में आकर के एक दूसरे से टकराना शुरू कर देती हैं। टकराने को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर हवाओं का परिवर्तन या हवाओं का कन्वर्जन शुरू हो जाता है। हवाएं एक दूसरे से टकराती हैं, टकराने के कारण इन हवाओं का कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर एक जोन क्रिएट हो जाता है, जिसको बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं ITCZ। इस जोन का नाम है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, यहाँ ITCZ क्रिएट हो जाता है। ITCZ यहाँ जब क्रिएट हो जाता है तो हवाओं का कन्वर्जन तेजी से होने लग जाता है। इसलिए क्वेश्चन बनने लगता है कि ITCZ भूमध्य रेखा पर जब सूर्य लंबवत होता है तो कहां पर क्रिएट होगा, ITCZ आपका भूमध्य रेखा पर क्रिएट होता है। यहाँ पर क्या होता है, तो हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने लग जाती हैं, जिसके कारण ये घटना होती है। अब जरा बताइएगा, जब ये हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने लगी, तो जितने भी मौसमी परिवर्तन है उनकी घटना यहाँ पर ज्यादा तेजी से होगी कि नहीं होगी भूमध्य रेखा पर? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? तो हवाएं जो भी होंगी कहाँ पर आएंगी, भूमध्य रेखा पर। किसी को कोई डाउट है? क्योंकि हवाओं की दिशा क्या होती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? अब हम लोग यहाँ से दूसरी स्थिति को भी देख लेते हैं। देखिए दूसरी स्थिति क्या है कि अब दूसरी स्थिति में लिखा हुआ है कि सूर्य, अब ये स्थिति कितनी बार होगी, 2 बार, 21 मार्च को होगी और 23 सितंबर को होगी। अब दूसरी स्थिति क्या कहती है, दूसरी स्थिति कहती है जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत हो, यानी जब सूर्य आपका कर्क रेखा पर लंबवत हो, तो वो डेट क्या होगी, वो डेट होती है 21 जून, जो कि अभी आकर के अभी गई। अब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, यानी कि सूर्य की जो स्थिति होती है वो लगभग
कुछ यहां पर होगी, इस जगह पर, यहां पर सूर्य की स्थिति होगी। तो सूर्य कर्क रेखा पर जब लंबवत हो रहा होगा तो 30 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र है, वो 30 डिग्री के आसपास के क्षेत्र जो है वहां पर गर्मी ज्यादा होगी, यानी उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी। और ये जो वायुदाब पेटियां थी, आपने देखा भूमध्य रेखा यहाँ पर, ये वायुदाब पेटियां सूर्य की स्थिति के कारण हल्का सा, यानी काफी हद तक बोल सकते हैं कि ये ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाती है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 30 डिग्री के आसपास है, लेकिन जब सूर्य की स्थिति कर्क पर लंबवत हुई तो ये वायुदाब पेटियां ऊपर की ओर खिसक गई। जब ये वायुदाब पेटियां ऊपर की ओर खिसक गई तो सीधी सी बात है कि जो हवाओं का कन्वर्जन जोन है, यानी RTCZ है, वो भी क्या होगा? ऊपर की ओर खिसकेगा। तो भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी जो होगी वो भूमध्य रेखा से ऊपर क्रिएट हो जाएगी, और जो उपोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी है, ये कौन सी है? निम्न वायुदाब पेटी, ये उच्च वायुदाब पेटी जो है, ये भी क्या होगी? ये भी ऊपर की ओर क्रिएट होगी, और जो यहाँ पर उच्च वायुदाब पेटी, ये भी ऊपर की ओर क्रिएट हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्षेत्र हो गया उच्च, यहाँ पर भी हो गया उच्च, लेकिन यहाँ पर कौन सा है? निम्न। पेटियां भी ऊपर खिसक गई। अब हवाएं क्या करेंगी? अब हवाएं फिर से उच्च से निम्न की ओर चलना शुरू कर देंगी, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलना शुरू कर देंगी। यहां से भी यही स्थिति होगी और यहां से भी यही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जब ये पेटियां निम्न वायुदाब की ओर आएंगी तो आप देखोगे कि यहां पर जब ये भूमध्य रेखा से पहले हैं, तो भूमध्य रेखा से पहले होने पर इनकी जो दिशा है वो क्या है? तो भूमध्य रेखा से पहले होने पर इनकी दिशा क्या बन जाती है? बताइएगा। भूमध्य रेखा से पहले होने पर इनकी दिशा क्या बनेगी? तो देखोगे ये है आपकी भूमध्य रेखा, इसके पहले ये जो दिशा बन रही है, ये दिशा बोली जाती है दक्षिण पूर्व। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो उस समय भूमध्य रेखा से पूर्व हवाओं की दिशा क्या होगी? दक्षिण पूर्व दिशा होती है। लेकिन जैसे ही ये हवाएं भूमध्य रेखा को क्रॉस करके आगे आती हैं, अब ये दिशा कौन सी बन गई? तो ये दिशा बन जाती है, बताइएगा, इस दिशा को क्या कहेंगे? जब ये हवाएं भूमध्य रेखा को क्रॉस करेंगी तब इन हवाओं को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है यही से सारा। तो देखिएगा, यहां से जब थी तो ये दक्षिण पूर्व थी, और जब आगे बढ़ी तो ये हवाओं की दिशा, ये जब आप इस तरीके से बनाओगे तो जब इधर से आ रही है तो ये क्या होगी? दक्षिण पूर्व। लेकिन जैसे ही इधर से ऐसे घूमेगी तो ये दिशा कौन सी बन जाएगी? तो दक्षिण से आ रही इसलिए दक्षिण, और इधर से आ रही इसलिए कौन सी दिशा? दक्षिण पश्चिम। तो ये हवाओं की दिशा बन जाती है दक्षिण पश्चिम, और इन्हें कहा जाता है दक्षिण पूर्व व्यापारिक पौने। दक्षिण पूर्व व्यापारिक पौने, और इन्हें कहा जाता है दक्षिण पश्चिम व्यापारिक पौने। भारत में मानसून के लिए यही पौने उत्तरदायी होती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसूनी पौने भी इन्हें कहा जाता है। इन्हें भारत में दक्षिण पश्चिम मानसूनी पौनों के नाम से जाना जाता है। पूरे भारत में लगभग 83% से अधिक मानसून इन्हीं पौनों के कारण आता है, और इसी के कारण अभी केरल के तट पर मानसून भी पहुंच चुका है। तो किसकी वजह से? दक्षिण पश्चिम। अभी इसके बाद का जो डिटेल है वो हम तीसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा हम ये समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहां से पहले जब भूमध्य रेखा से पहले था तो ये हवा थी दक्षिण पूर्व। जब भूमध्य रेखा को क्रॉस कर गई तो इसका नाम क्या पड़ गया? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम व्यापारिक पौने, या इन्हीं को बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसूनी पौने। आप लोग पूरा नोट्स बनाइएगा, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पौने बोला जाएगा। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट मेरी समझ में नहीं है? अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी क्लास समझाने का आपको ठीक लग रहा हो, तो
ध्यान रखिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर ना अच्छा लगा हो, जो भी चीज ना अच्छी लगी हो आप बताइएगा, बिल्कुल बेफिक्र हो। तो अब यहां से हवाओं की दिशा हमने बताई, ये दिशा कौन सी बन गई, दक्षिण पूर्व, जो भूमध्य रेखा के पहले और जब भूमध्य रेखा के बाद हुई तो दक्षिण पश्चिम। इन्हीं को दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने या इन्हीं को दक्षिण पश्चिम व्यापारिक पवने कहा जाता है। भारत में मानसून के लिए 83% से ज्यादा वर्षा का कारण यही दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने होती हैं। उम्मीद है यहाँ तक सब बातें समझ में आ रही होंगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होंगी। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये क्षेत्र क्रिएट कब होता है, क्या इसका रीजन होता है, तो आपको मालूम होगा कि 21 जून को जब सूर्य यहाँ पर लंबवत होता है तभी ये हवाएं यहाँ से शिफ्ट होना ऊपर की ओर शुरू होती हैं। और जैसे ही ये यहाँ से शुरू होती है शिफ्ट होना, यहाँ पर जो समुद्र का क्षेत्र है यहाँ से आर्द्रता इकट्ठा करती हैं और स्थलीय भागों में पर्वतों से टकरा करके वर्षा करना शुरू कर देती हैं। तो इतनी बात यहाँ तक समझ में आ गई सबको, प्लीज बता जरूर दीजिएगा। अब अगली बात कर लेते हैं तीसरी स्थिति की, कि तीसरी स्थिति क्या बनती, तीसरी स्थिति क्या बनेगी बताइए। तो तीसरी स्थिति आप लोग कर लोगे, हम बताएं तो तीसरी स्थिति के संबंध में भी बात कर लेते हैं। देखिए तीसरी स्थिति के कारण सूर्य कहां पर लंबवत होगा, तो तीसरी स्थिति में सूर्य लंबवत हो जाएगा मकर रेखा के पास, यानी कि यहां पर। अब जब सूर्य मकर रेखा के पास लंबवत होगा, यानी कहां पर, तो मकर रेखा के पास, ये आपका लिखा है स्थिति नंबर 3, मकर रेखा पर लंबवत होगा। डेट क्या होगी, 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है तो ये पेटियां, हमने बताया कि जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत था तो पेटियां ऊपर की ओर शिफ्ट कर गई थी, और जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होगा तो पेटियां किधर शिफ्ट करेंगी, नीचे की ओर शिफ्ट कर जाएंगी। जब ये नीचे की ओर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है, उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायुदाब पेटी है वो नीचे आ गई। इधर आपकी भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी जो है वो भी नीचे आ गई, और जो उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायुदाब पेटी है वो भी नीचे आ गई। तो यहां से आपको उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए जब ये नीचे आ गई तो यहां से जब आप देखोगे तो हवाएं, फिर से वही बात कि हवाएं किधर से किधर चलेंगी, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलना शुरू कर देंगी, यानी किधर की ओर, तो आपकी फिर से वो निम्न वायुदाब यानी भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पर क्या याद रखना है, तो यहाँ पर ध्यान रखने के लिए सबसे पहले ये याद रखिएगा कि यहाँ पर जो हवाएं ऊपर से नीचे की ओर आए, जब ये भूमध्य रेखा के पहले हैं तब इनकी दिशा क्या है, तो भूमध्य रेखा के पहले इनकी दिशा बताइएगा। ये दिशा उत्तर है और आ रही है पूर्व से, तो ये दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व मानसूनी, या इनको बोला जाता है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने इनको कहा जाता है। लेकिन जैसे ही आप देखोगे कि ये भूमध्य रेखा यानी कि इस भाग को यहां से यहां तक आई तो ऐसे आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही भूमध्य रेखा को क्रॉस करेंगी यानी आगे जाएंगी, वैसे ही इनकी दिशा बदल जाएगी। तो इनका नाम क्या पड़ जाएगा, इनको कहा जाने लगेगा उत्तर पश्चिम व्यापारिक पवने या उत्तर पश्चिम मानसूनी हवाएं। तो यहां से इनका नाम क्या पड़ेगा, यहां से इनका नाम पड़ेगा उत्तर पश्चिम व्यापारिक पवने या उत्तर पश्चिम मानसूनी हवाएं। अब उत्तर पश्चिम मानसून से भारत में कहां पर बारिश होती है, तो आपको मालूम है तमिलनाडु में बारिश होती है। भारत में जितनी भी शीत ऋतु में वर्षा है वो इन्हीं हवाओं के कारण होती है, उत्तर पश्चिम मानसून। अब जरा स्थिति को ध्यान से समझिए। जब आप भारत की स्थिति में जाओगे, ये थोड़ा सा समझने के लिए बना लेते हैं। जब आप भारत की स्थिति में जाओगे तो ये हवाएं यहां से चल रही होंगी इस तरीके से, इस तरीके से। तो जब ये हवाएं यहां से इस तरीके से चल रही होंगी
तो अब बताइए, ये जब स्थल वाला भाग है तो क्या इन हवाओं को कहीं से भी नमी मिलेगी? नमी नहीं मिलेगी। ये हवाएं कैसी होंगी? ये हवाएं यहाँ पर होंगी शुष्क। लेकिन जैसे ही ये बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्र पे आएंगी, यहाँ से नमी मिल जाएगी और यहाँ से नमी लेकर के ये तमिलनाडु यानी कोरोमंडल तट पर जाकर के वर्षा कर देती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर पश्चिम मानसून से भारत में वर्षा किस ऋतु में होती है? तो याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी हवाओं के माध्यम से भारत में बारिश कहाँ पर होती है? क्योंकि भारत की स्थिति के सापेक्ष जब देखोगे तो ये क्या बनेगा? उत्तर पूर्व। तो भारत की हवा के सापेक्ष ये उत्तर पूर्व, क्योंकि यहाँ पर स्थिति बनेगी। तो भारत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में शीत ऋतु में वर्षा किसके कारण होती है? तो भारत में शीत ऋतु में वर्षा किस हवा के कारण? उत्तर पूर्व हवाओं के कारण होती है, क्योंकि ये हवाएं शुष्क होती हैं लेकिन बंगाल की खाड़ी से नमी लेती हैं और यहाँ पर कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु में वर्षा कर देती हैं। लेकिन आपका जो पहले हमने पार्ट बताया दक्षिण पश्चिम मानसून, इस दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में 83% बारिश होती है, जबकि ये जो उत्तर पूर्वी मानसून है इसके कारण शीत ऋतु में भारत में बारिश होती है लगभग 17%, या मान सकते हो 15 से 17% के आसपास वर्षा होती है। सबसे बड़ा भारत में वर्षा का कारण आपका दक्षिण पश्चिम मानसून है, जबकि दूसरे नंबर पर आपका दक्षिण पूर्वी हवाओं का कारण है। इसके बाद अगले वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि भारत में और उसके बाद उत्तर प्रदेश में कैसे कैसे परिवर्तन आते हैं, कहाँ सबसे ज्यादा बारिश होगी, उत्तर प्रदेश में मानसूनी हवाएं यानी दक्षिण पश्चिम हवाएं कैसे प्रवेश करती हैं, किन दिशाओं से आती हैं, किन जिलों में ज्यादा बारिश करेंगी, तराई क्षेत्र कैसे बनता है, उत्तर प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया, उत्तर प्रदेश में जो आपकी वर्षा शीत और ग्रीष्म ऋतु है इसका समय क्या है, कहाँ सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, तीसरा वीडियो भी आप देखना चाहते हो, तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं यूपी के बारे में और अन्य के बारे में। जो चीजें आपने कभी नहीं पढ़ी वो कोशिश करेंगे कि हम आपको सिखा पाएं या आपको समझा पाएं। इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसका लिंक उठा करके आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे और दूसरे लोगों को भी एक नया पैटर्न एक नया तरीका सीखने का मौका मिले। तो मिलते हैं यूपी स्पेशल के तीसरे वीडियो के साथ। तो 2 वीडियो हो गए, पहला ना देखा हो तो वो भी देख लीजिएगा, सारे लिंक दिए हुए हैं इसी के नीचे। ना मिले तो प्लेलिस्ट पे जाकर जीएस भाई आशुतोष पांडे प्लेलिस्ट पे जाकर आप देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।